हेलो, वेलकम टू स्टेट कंप्यूटर साइंस। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 है। इसके बाद दो या तीन पार्ट और आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इस पार्ट से आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सिलेबस को। सिलेबस का स्लाइड इसमें ऐड नहीं है। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। उसमें क्या क्या है, डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डेफिनेशन, टाइप्स, प्रोसेस क्या होता है और सिस्टम कॉल क्या होता है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें डिफरेंट एल्गोरिदम को पढ़ना है, जैसे फीफो हो गया, एसजेएफ हो गया, प्रिमिटिव हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये सब पढ़ना है। फिर है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिर डेडलॉक में आता है बैंकर्स एल्गोरिदम, डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ना है। फिर थ्रेड पढ़ना है, कर्नल लेवल थ्रेड और यूजर लेवल थ्रेड। फिर उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ना है पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसका टाइप्स। फिर आता है डिस्क शेड्यूलिंग। फिर फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। फाइल मैनेजमेंट में कैसे फाइल को फेच करते हैं वो पढ़ना है, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, लिंक्ड एक्सेस। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उसमें सबसे पहला है कि डैश कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर and the hardware. It provides an environment to the users so that the user can perform its task in convenient and efficient way. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसका बेसिक फंक्शनलिटी क्या है, ये काम करता है एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जैसे ये एग्जांपल है, डिफरेंट यूजर्स है और यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और ये क्या हो गया, हार्डवेयर में क्या आता है, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट, ये सब। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एज ए इंटरफेस काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अब जो हम लोग हार्डवेयर, जैसे ये हार्डवेयर सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट, ये सब को जो एक्सेस करते हैं वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। किसकी हेल्प से करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एक्सेस करते हैं। अगर सोचिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में ना हो तो क्या सिनेरियो होगा। अगर कोई यूजर किसी पार्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहेगा, जैसे अगर कोई यूजर ये है यूजर 1, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस या सीपीयू या रैम कुछ भी उसको एक्सेस करना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पूरे का पूरा प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। जैसे वर्ड के फाइल को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कमांड देते हैं और प्रिंट करते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उस प्रिंट कमांड के लिए आपको प्रिंट का पूरा प्रोग्राम लिखना है, फिर आप प्रिंट कमांड के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे क्या होगा, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हेल्प करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है और जो कम्युनिकेशन है उसको सिंपल बनाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा है, लिनक्स और विंडोज। 85% विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। और प्रायोरिटी गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का, टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसका डेफिनेशन देखें हम लोग, और कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये सारा क्या है, फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है,
इन सब हम लोग वन बाय वन देखेंगे बाद में। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी ढेर सारा होता है, मेन इंपॉर्टेंट हम लोग को नहीं पढ़ना है। The user of a desk do not interact with the computer directly. Each user prepare his job on an offline device like punch cards and submit it to the computer operator. To speed up processing, jobs with similar needs are batched together and run as a group. तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है, जो भी जॉब है, उसको ऑफलाइन डिवाइस पे सेव किया जाता है। जैसे पंच कार्ड हो गया, उस पे सेव किया जाता है और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट किया जाता है। जो यूजर है वो तब तक वेट करता है जब तक कि उसको आउटपुट ना मिल जाए। तो ये क्या हो गया? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन द एरा ऑफ 1970s, the batch processing was very popular. The jobs were executed in batches. People were used to have a single computer which was called mainframe. Single computer एक mainframe होता था, उस पे different users अपने jobs को क्या करते थे? सेव करते थे पंच कार्ड पे और फिर उस एज ए क्यू वो कंप्यूटर ऑपरेटर लगाता था और फिर यूजर्स वेट करते थे अपने आउटपुट का। The system put all of the jobs in a queue on the basis of first come first serve and then execute the job one by one. सारे jobs को queue में arrange करते थे on the basis of first come first serve, फिर उस jobs को execute करते थे one by one. The user collect their respective output when all the jobs get executed. जब सारा jobs execute हो जाते थे फिर users अपना output collect करते थे. The programmers leave their program with the operator and the operator then sort the program with similar requirement into batches. Operator क्या करता था? Similar requirements के program को batch में डाल के processing में डालता था। तो ये क्या हो गया? Batch operating system. Next, the problem with batch system are as follows. क्या है? Lack of interaction between the user and the job. ऑब्वियसली क्योंकि यूजर क्या करता था? पंच कार्ड पे सेव करके ऑपरेटर को दे दिया। अब जॉब उसका कब एग्जीक्यूट हुआ, कब आउटपुट आएगा, इससे उसका यूजर का कोई लेना देना नहीं। मीन्स लैक ऑफ इंटरेक्शन रहता था यूजर और जॉब के बीच में। सीपीयू इज ऑफन आइडल। सीपीयू हमेशा आइडल रहता था बिकॉज द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस इज स्लोअर देन द सीपीयू। डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी का भी कोई इसमें इम्पोर्टेंस नहीं था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे के बेसिस पे ये काम करता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इन अ डैश देयर आर वन और मोर प्रोग्राम्स लोडेड इन मेन मेमोरी which are ready to execute. Only one program at a time is able to get the CPU for executing its instruction. That is, there is at most one process running on the system while all the others are waiting their turn. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो मेन मेमोरी है उसमें ढेर सारा प्रोसेस P1, P2, P3 ऐसे ढेर सारा प्रोसेस मेन मेमोरी में रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। और सीपीयू क्या करता है? पहले एक प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करता है, फिर उसका आउटपुट दिया, फिर दूसरे प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट किया और ये रेडी है प्रोसेस। इसके एग्जीक्यूट होते ही दूसरे प्रोसेस पे गया, उसको पूरा एग्जीक्यूट किया, फिर उसका आउटपुट। तो क्या करता है कि ये सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है। वन प्रोसेस जो है वो रनिंग में रहता है सिस्टम में और दूसरा क्या रहता है? वेटिंग में रहता है। तो कौन सा हो गया? मल्टी प्रोग्रामिंग। मीन्स रैम में ढेर सारा प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट है। द अल्टीमेट गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू कीप द सीपीयू बिजी।
ये क्या होता है, इसका मेन जो गोल है वो क्या है, सीपीयू को बिजी रखना। ऑब्वियसली एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, दूसरा रेडी है, फिर उसको किया, फिर तीसरा रेडी है। As long as there are processes ready to execute and to maximize the use of CPU. तो ये क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, DAS refers to having multiple programs, processes, tasks, threads running at the same time. This term is used in modern operating system when multiple tasks share a common processing resource. Example is CPU and memory. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जैसे ये मेन मेमोरी है, इसमें अगर डिफरेंट प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड है पहले से, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, पहले ये एक को कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे। और ये मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जैसे डिफरेंट प्रोसेस है, P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। तो मल्टीटास्किंग में क्या करता है, P1 को CPU पहले CPU डिसाइड करता है कितना टाइम इसको देना है। पहले 2 सेकेंड इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर P2 पे जंप करेगा, फिर 2 सेकेंड इसको, फिर P3 पे जंप करेगा, फिर 2 सेकेंड इसको, और ऐसे करके Pn तक आएगा, फिर 2 सेकेंड इसको, और अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर ये यहाँ से P1 पे जंप करेगा, फिर 2 सेकेंड इसको। इस तरह से मल्टीटास्किंग में काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मेन एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स टाइम विच इज शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स। प्रोसेसर टाइम जो होता है वो शेयर होता है साइमल्टेनियसली, इज टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन देम। मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू स्विच कर करके, P1 to P2 फिर P3 ऐसे। बट द स्विचेज अकर सो फ्रीक्वेंटली thus the user can receive an immediate response। मेन गोल जो होता है वो मल्टीटास्किंग का यही होता है, immediate response देना। That is, if n users are present, then each user can get a time quantum. When the user submits the command, the response time is in few seconds at most. तो मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सेम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है आप लोगों को पता चला। अब मेन डिफरेंस मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग में क्या होता है, इन द केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द सीपीयू के यूज को मैक्सिमाइज करना, और टाइम शेयरिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम जो है उसको मिनिमाइज करना। जैसे यहाँ देखिए ये है मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें क्या है, पहले P1 को कंप्लीट करेगा सीपीयू, आउटपुट देगा, फिर किस पे आएगा, P2 पे। तो क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम इसका P2 का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और इसमें क्या है, P1 पहले 2 सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा, फिर P2 पे जंप करेगा, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया, कम हो गया टाइम शेयरिंग में। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर time sharing system. However, while in multi-programming, older operating system, one program as a whole keeps running until it blocks मतलब whole program पहले रन होता है जब तक वो ब्लॉक ना हो जाए। और in multitasking जो modern operating system है, time sharing is best manifested because each running process takes only a fair quantum of CPU time। CPU ही डिसाइड करता है कि कितना टाइम देना है कौन से प्रोसेस को। Next, 5. In DAS, parallel computing is achieved. There are more than one processor present in the system, which can execute more than one process at the same time. This will increase the throughput of the system. Multiprocessing, multi-programming, multitasking, none. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा multiprocessing। मोर देन वन प्रोसेसर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है सिस्टम में, जो एग्जीक्यूट करता है मोर देन वन प्रोसेस को सेम टाइम में। जैसे
आजकल आप लोग सुनते होंगे डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। तो ये सब क्या होता है, एक ही चिप पे ढेर सारा प्रोसेसर लगा होता है। जैसे डुअल कोर में क्या होता है, 2 होता है, ऑक्टा कोर में 8 होगा, वैसे ही ढेर सारा प्रोसेसर लगा रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, मोर देन 1 प्रोसेसर प्रेजेंट रहता है सिस्टम में और एग्जीक्यूट करता है मोर देन 1 प्रोसेस को सेम टाइम। तो वो क्या हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग। जैसे क्या हो गया, CPU 1 डिफरेंट चिप लगा हुआ है, मतलब एक चिप पे डिफरेंट प्रोसेसर लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये P1 को एग्जीक्यूट करेगा, ये P2 को करेगा, ये P3 को करेगा। तो ये हो गया मल्टी प्रोसेसिंग, मीन्स मोर देन 1 प्रोसेसर प्रेजेंट इन द सिस्टम। 6th, नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड आउटपुट, थ्रूपुट, इनपुट, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रूपुट। थ्रूपुट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टास्क जो एग्जीक्यूट हो रहा है पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट, in dash each job carries a certain deadline within which the job is supposed to be completed, otherwise the huge loss will be there, or even if the result is produced then it will be completely useless. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली यूज होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, the application of a real-time system exists in the case of military applications. If you want to drop a missile, then the missile is supposed to be dropped with certain precision. फिर कहाँ यूज होता है, साइंटिफिक में, एक्सपेरिमेंट्स में, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, वेपन सिस्टम्स में, रोबोट में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, इन सब यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, a program in execution is called process, task, input, none। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है वो क्या कर रहता है, प्रोसेस कर रहता है। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश इट्स टास्क, प्रोसेस नीड्स द कंप्यूटर रिसोर्सेस। देयर मे एग्जिस्ट मोर देन 1 प्रोसेस इन द सिस्टम which may require the same resources at the same time. Therefore, the operating system has to manage all the processes and the resources in a convenient and efficient way. Obviously, कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब मैनेज करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को टेक्स्ट फाइल में लिखते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं उस प्रोग्राम को। तो इट बिकम अ प्रोसेस which perform all the tasks mentioned in the program. When a program is loaded into the memory and it becomes a process, it can be divided into 4 sections: stack, heap, text, or data. The following image shows a simplified layout of a process inside memory. जो प्रोसेस लोड होता है वो कैसे होता है, स्टैक, फिर ये, फिर हीप, फिर डेटा, फिर टेक्स्ट। ये हो गया वेटिंग टाइम। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन दिया हुआ है उन चारों का। और प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेप। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू जब भी कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो डिफरेंट स्टेजेस से पास करता है। जैसे कौन कौन सा होता है, स्टार्ट सबसे पहले, फिर रेडी जो क्यू में रहता है वेटिंग में, उसके बाद क्या हो गया रनिंग और टर्मिनेटेड। अगर कोई प्रोसेस बहुत बड़ा है तो वो उसको थोड़ी देर एग्जीक्यूट करके वो वेट पोजीशन में चला जाता है, फिर वो रनिंग पोजीशन में आता है। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस लाइफ साइकिल। नेक्स्ट, पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कैन बैक, प्रेजेंट कंट्रोल ब्लॉक, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। अ डैश इज अ डेटा स्ट्रक्चर maintained by the operating system for every process. It is defined by an integer process means PID, process ID जो क्या होता है, integer होता है। It keeps all the information needed to keep track of a process. तो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा PCB, process control
ब्लॉक। एक्चुअली ये होता क्या है, जब प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस वर्क करते रहता है, सीपीयू जैसे इसको 2 सेकंड दिया, फिर वो दूसरे प्रोसेस पे जंप किया, तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस 1 के सारे इंफॉर्मेशन को और डेटा को सेव करता है। किसके थ्रू हम लोग सेव करते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू सेव करते हैं। और कौन हेल्प करता है सेव करने में? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या हो गया? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट, अब जो आर्किटेक्चर है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एक्चुअली ये आर्किटेक्चर मीन्स जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो डेटा सेव होता है, ये जो सेव करता है वो क्या क्या करता है? प्रोसेस आईडी, स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे चीजों को वो पहले सेव करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, फिर दूसरे प्रोसेस पे जंप करता है और स्विच करता है। ये सबका डेफिनेशन छोटा छोटा दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। The process control block is maintained for a process throughout its lifetime and is deleted once the process terminates. जब प्रोसेस एक बार टर्मिनेट हो गया मीन्स कंप्लीट हो गया, तो फिर वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया आंसर स्लाइड। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिस्टम कॉल पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ना है, उसमें डिफरेंट एल्गोरिदम को पढ़ना है। अब ये कुछ इमेजेस आप लोग देख रहे हैं, तो ये क्यों डाला हुआ है मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो पेड पीडीएफ है, जो 5 प्रैक्टिस सेट है, कुछ लोगों को पेड क्यों है इससे प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग टीचर बनते हैं तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कीजिएगा, सरकार से सैलरी नहीं लीजिएगा, राइट। आप लोग इसमें इतने स्टूडेंट्स, इसमें से कोई भी एक ऐसा हो जो बोल दे कि हम लोग सैलरी नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, राइट। तो पेड पीडीएफ से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लोग वो सिचुएशन और मेरे सिचुएशन दोनों को आप लोग मैच कीजिए और फिर बताइएगा कि पेड पीडीएफ क्यों है। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जो 50 मार्क्स है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो ये बुक का, ये भारती प्रकाशन का एक बुक है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। इसमें से आप लोग को क्या करना है, जो अन्य दक्षता और रीजनिंग सिर्फ ये सॉल्व करना है, शिक्षण कला नहीं करना है। तो अन्य दक्षता और रीजनिंग के लिए या तो ये बुक, नहीं तो ये बुक कोई भी शॉप पे अवेलेबल है, इजिली खरीद करके आप लोग सॉल्व कीजिए, तो वो हो जाएगा अन्य दक्षता और रीजनिंग के लिए। और फिर जीके के लिए आप लोग को क्या करना है, बिहार जीके की कोई भी लेटेस्ट बुक जो 2000 या तो 2019 का हो, नहीं तो 2020 में पब्लिकेशन, उस बुक को लेना है। उससे स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये इम्पोर्टेंट एरिया को स्टडी करना है बिहार जीके के लिए। और करंट अफेयर्स का अक्टूबर तक का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, नवंबर दिसंबर तक का आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, तो उससे करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा और यहाँ से जीके कवर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए हिंदी वाले लोग के लिए ये और इंग्लिश के लिए ये, तो आप लोग ऐसे तैयारी कर सकते हैं 50 मार्क्स का। अब कल हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम।